तो मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं और जैसा कि अलग अलग सब्जेक्ट की सीरीज है, इसी कड़ी में क्लास 12th की एक डिमांड थी और क्लास 12th की फिजिक्स को भी हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और जो पहला चैप्टर क्लास 12th का है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि पहली यूनिट है। इसको हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th के बच्चे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण सभी लोग घर पे हैं और आपका सिलेबस तो आपको कंप्लीट करना ही है। आप लोग घर पे पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा ही गाइडेंस मैं यहाँ से आपको देने का प्रयास करूंगा। तो आज हम थोड़ा सा ये जो हमारा पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज के प्रोड्यूस होने का रीजन आप लोग जानते हैं। चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? जब किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब फ्रिक्शन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण क्या होता है, हमें उस ऑब्जेक्ट के में क्या क्या दिखाई देता है? चार्ज दिखाई देता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, आपने बचपन में देखा होगा कि आप सिर पर कंघी को रगड़ते हैं या स्केल को रगड़ते हैं और वो कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती है। तो इसका मतलब क्या है? उसके अंदर एक चार्ज क्या हो गया है? पैदा हो गया, चार्ज जनरेट हो गया है। तो वो जो चार्ज है वो चार्ज खुद मूव नहीं कर सकता, वो चार्ज खुद चल नहीं सकता है। ठीक है, तो ऐसे चार्ज को हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उसी चार्ज की स्टडी करेंगे, क्योंकि ये बना है इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, और चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि चार्ज की जो बेसिक यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज हमारे पास आज तक अवेलेबल नहीं है। सबसे छोटा चार्ज अगर हम बोले हमारे पास जो अवेलेबल है इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, यानी कि रुके हुए चार्ज की स्टडी करना। इसके बाद आप ही की बुक में इसका नेक्स्ट पार्ट में जब आप पढ़ेंगे तो फिर आप मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें मैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप पढ़ेंगे। तो वहां पे आप चार्ज की मूविंग की प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्योंकि चार्ज जब मूव करता है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? एक्वायर कर लेता है। तो फिर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। और उसके बाद आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को पढ़ेंगे, जहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज को चार्ज दिखाता है। तो इसका जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें चार्ज क्या है? रुका हुआ चार्ज है। अब रुके हुए चार्ज की स्टडी हम कैसे करेंगे? तो इसमें जो इस यूनिट के अंदर आपको पढ़ना है, इनमें 4-5 पॉइंट मैंने आपको पहले से लिखे हुए हैं यहाँ पे। पहले आप कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलाम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्सेस की बात करता है। यानी दो चार्ज जब हमने एक साथ रखे हुए हैं Q1 एंड Q2, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएंगे, इसे हम कूलाम्स लॉ से निकालते हैं। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड की। कोई भी हम एक चार्ज रखा हुआ है तो इस चार्ज के चारों ओर एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा फील्ड होता है जहां तक ये चार्ज क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही गॉस की थ्योरम है, कोई भी एक सरफेस है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स, इसके अंदर कुछ चार्ज है तो इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इस फ्लक्स के कैलकुलेशन का एक थ्योरम दी थी गॉस ने। उसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। और पोटेंशियल हम लोग जानते हैं, किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर अगर हमें लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वहां तक लाने में जितना हम वर्क करते हैं वो उस पॉइंट का क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और कैपेसिटर की हम बात करते हैं, जब हमें चार्ज को स्टोर करना होता है तो चार्ज को स्टोर करने के लिए कुछ डिवाइसेस हम बनाते हैं, जिससे हमारा चार्ज की क्वांटिटी लगातार बढ़ सके, तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटर। तो इनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसमें पहली चीज हम स्टार्ट करेंगे कूलाम्स लॉ से। ठीक है ना? अब ये सभी कूलाम्स लॉ वगैरह समझने के लिए आपको पहले समझना जरूरी है चार्ज है क्या। ठीक है ना? पहले आपको चार्ज के बारे में जानना जरूरी है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि चार्ज कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, 2 तरीके के चार्ज होते हैं। और 2 टाइप के चार्ज हम जानते हैं, एक चार्ज होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। 2 तरीके के चार्ज आपको पहले से पता है। चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, यानी +Q एंड -Q। 2 तरीके के चार्ज हमारे पास हैं। अब इन चार्जेस का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है? चार्जेस का कॉम्बिनेशन ऐसे बनता है, जब एक बार +Q और +Q 2 चार्ज हमने साथ में रखे हैं। एक ये कॉम्बिनेशन है। एक कॉम्बिनेशन है -Q और -Q का, और एक कॉम्बिनेशन है +Q और -Q का। तो इस शुरू के 2 कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं एक जैसे कॉम्बिनेशन मत, यानी कि दोनों जो चार्ज हैं वो एक जैसे हैं। प्लस वाले के साथ अगर प्लस वाला मिलता है या फिर माइनस वाले के साथ माइनस वाला चार्ज का इंटरेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में वो एक जैसे चार्ज हैं। और जो एक जैसे चार्ज होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। ऐसे चार्जेस को हम कहते हैं लाइक चार्जेस। लाइक यानी कि एक जैसा। हम कहते हैं ना, दिस इज लाइक दिस, इसकी तरह है। तो ये लाइक चार्जेस हैं, एक दूसरे के जैसे हैं। तो एक जैसे चार्ज हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अगर हम हिंदी में कहें। और अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो अलग अलग चार्ज होने के कारण इनके टेंडेंसी ही एक दूसरे को क्या करते हैं?
लाइक करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जब अनलाइक चार्ज होते हैं यानी कि एक जैसे चार्ज नहीं होते हैं तो इनमें कैसा फोर्स पाया जाता है, अट्रैक्शन का फोर्स। इसको हम आगे भी देखेंगे। अब हम बात कर रहे हैं जो ये चार्जेस होते हैं, बेसिकली चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात पढ़ी होगी, ठीक है। हमें पता है कोई भी एटम किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन बेसिक चीजें इसके अंदर होती हैं। आगे क्वार्क्स भी होते हैं, लेकिन फिलहाल ये तीन चीजें आपको जाननी जरूरी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि अब तक जो आप एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़े हुए हैं उसमें आपने पढ़ा है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर घूम रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब जो आपको पता है प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो एडिशनल प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की एडिशनल प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहेंगे, चार्ज कहेंगे। द एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन विच गिव्स द राइज इन द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उनके बीच का जो फोर्स है वो बढ़ा देता है, तो ऐसी एडिशनल प्रॉपर्टी को हम उनके कहते हैं, चार्ज कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज आता कैसे है, चार्ज को आप कैसे ही प्रोड्यूस कर सकते हो। तो बेसिकली अगर हम चार्ज की बात करें, कोई भी बॉडी होती है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमेशा चार्ज क्या होगा, न्यूट्रल होगी ये बॉडी। इलेक्ट्रिकली कोई भी बॉडी हमेशा क्या होती है, न्यूट्रल होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास है, कोई भी बॉडी हमारे पास है, वो इलेक्ट्रिकली हमेशा न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल होने का मतलब होता है, न्यूट्रल होने का मतलब है जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। अब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन से, यानी कि जितने इसके अंदर प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कोई भी बॉडी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आपको जानना जरूरी है। अब अगर उस बॉडी पे कोई चार्ज आया है, इसका मतलब उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो नंबर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, उस बॉडी पे कोई चार्ज आ चुका है, कोई चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। यानी कि जो चार्ज ज्यादा, यानी प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो उसपे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो उसपे नेगेटिव चार्ज होगा। क्योंकि जिसका जो चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो वो चार्ज उस बॉडी पे आ जाता है। अदरवाइज जब दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अभी ये प्रॉपर्टी का हम यूज करके चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि चार्ज का ओरिजिन क्या है ये हम जानना चाहते हैं। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जिसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एक टर्म वहां पे आएगा, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन के कारण जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कह रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शन के कारण हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, सपोज हमारे हाथ हैं, हम अपने हाथों को रगड़ रहे हैं, तो इन दोनों हाथों को जब हम रगड़ते हैं आपस में तो दोनों हाथ क्या हो रहे हैं हमारे, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो उनके इंटरेक्शन से, जैसे मेरे हाथ के ये सरफेस है, अब मेरा हाथ किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ। कोई भी चीज किससे बनी है, एटम से बनी हुई है। तो बहुत सारे एटम है मेरे हाथों में, इस वाले हाथ में भी एटम है, इस वाले हाथ में भी एटम है। अब क्या होगा, माना मेरा हाथ तो एक ही मटेरियल से बना है, लेकिन दो ऐसी चीजें जो एक ही मटेरियल से नहीं बनी हुई हैं, तो उनके सरफेस में कुछ क्या होंगे, एटम्स होंगे। इसके सरफेस में कुछ एटम होंगे। जब उन दोनों को आपस में फ्रिक्शन कराते हैं तो फ्रिक्शन कराने से क्या होती है, उनके जो सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपको पता है एटम का स्ट्रक्चर सबसे अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो जो सबसे बाहर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब उनको हम ऐसे फ्रिक्शन करके उसको करते हैं तो क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब उन इलेक्ट्रॉन को हीट मिलती है तो वो एटम से बाहर आ जाते हैं। और सपोज इस हाथ का इलेक्ट्रॉन मेरे इस हाथ में ट्रांसफर हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, माना मेरे इस हाथ से एक इलेक्ट्रॉन इस हाथ में आ गया, तो उस कंडीशन में मेरे इस हाथ में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और एक हाथ में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का डिसबैलेंस हो गया। तो इस हाथ में मेरा कौन सा चार्ज आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया बाहर, तो इसमें प्रोटॉन बढ़ गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो सेम यही एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था। तो वही फ्रिक्शन हम दो ऑब्जेक्ट ए और बी के बीच में अगर कराते हैं, और इनके फ्रिक्शन के कारण जब क्या होता है, इनके इंटरेक्शन के कारण, सपोज ए से कोई इलेक्ट्रॉन बी में चला गया, तो ए से जब एक इलेक्ट्रॉन बी में चला जाता है तो ए में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्योंकि क्या हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इसमें एक प्रोटॉन अपने आप ज्यादा हो गया। और इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पहले बराबर थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से इसमें नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, तो इस ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्जिंग बाय द फ्रिक्शन। अगर हम इलेक्ट्रिफिकेशन करना चाहते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, तो ये हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन करने का एक मेथड है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें जो आपको पढ़ना जरूरी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है,
ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं एक बॉडी सपोज हमारे पास है, ठीक है। अब कोई भी बॉडी हमें पता है क्या होती है, कोई कंडक्टर है, बॉडी मतलब एक कंडक्टर है। ये कंडक्टर क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जो इसके नीचे ये रॉड लगी हुई है जिसमें हमने इसको अटकाया हुआ है, ये क्या है, इंसुलेटेड है, इंसुलेटर का है, यानी कि नीचे की ओर इसमें चार्ज फ्लो नहीं हो सकता, यानी ये एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसका चार्ज उसी में रहेगा, हवा में तो चार्ज कहीं जाएगा नहीं। और ये जो डंडा इस पर लगा हुआ है ये क्या है, इंसुलेटर का है, यानी लकड़ी का हमारे पास है या रबर का है, तो ये चार्ज को कहीं इससे ले जाएगा नहीं। अब जो इसका चार्ज है उसी बॉडी में बना रहेगा, ठीक है। अब ये बॉडी को अगर हमें चार्ज, इसमें हमें क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, यानी कि इसमें चार्ज को प्रोड्यूस करना है। तो इसको करने का एक तरीका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हम इंडक्शन करते हैं, चार्ज को इंड्यूस करते हैं इसके अंदर। इंड्यूस का मतलब होता है चार्ज को इसके अंदर हम क्या करते हैं, उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अब ये इंडक्शन कैसे करते हैं, देखिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके नियर एक बॉडी को लेके आएंगे, ठीक है, एक दूसरी बॉडी को लेके आएंगे। एक सपोज एक रॉड को हम ले आए और ये रॉड क्या थी, चार्ज रॉड थी, इसमें सपोज पॉजिटिव चार्ज था। देखिए ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है ना। तो आप जरा समझिए, एक पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड को हम इसके नजदीक लेके आए। अब जब पॉजिटिव चार्ज को हम इस बॉडी के नजदीक लेके आएंगे तो आप समझ सकते हैं इस बॉडी के अंदर क्या है, अभी कैसा चार्ज है इसमें, अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही इसके अंदर नेगेटिव है। जब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके नजदीक जाएगी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जब इसके नजदीक जाएगी तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला क्या करेगा, नेगेटिव वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इस बॉडी का जितना पॉजिटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव की तरफ को क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिक। जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण इस बॉडी का सारा नेगेटिव चार्ज इसके अट्रैक्शन से इधर की ओर आने लग जाएगा। जब पॉजिटिव के कारण नेगेटिव यहां आ गया तो जब नेगेटिव यहां पे है तो यहां का पॉजिटिव कहां जाएगा, वो चला जाएगा दूसरी साइड। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहां चले जाता है, दूसरे एंड पे चला जाता है। तो इस बॉडी में एक तरफ सारे के सारे पॉजिटिव के जो नजदीक है वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी तरफ अपने आप क्या आ जाता है, इंडक्शन से पॉजिटिव चार्ज दूसरी तरफ को चला जाता है। तो ये कंडीशन जो है, देखिए इस बॉडी में अगर ये पॉजिटिवली चार्ज इस मटेरियल को हम यहाँ पे नहीं लाते या पॉजिटिवली चार्ज इस रॉड को हम यहाँ पे नहीं लाते तो क्या इसके अंदर ऐसा इलेक्ट्रिफिकेशन हमें देखने को मिलता, क्या हमें इसमें चार्ज देखने को मिलते, नहीं मिलते। क्योंकि इसके अंदर चार्ज क्या था, अपने जैसे रहता है, न्यूट्रल रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव एकदम न्यूट्रल होकर रहते हैं तो वैसे रहता। लेकिन हमने इसके नजदीक ला करके इसको टेम्परेरीली क्या कर दिया, इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया। टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। टेम्परेरी क्यों, अगर इसको हम हटा देंगे तो फिर से चार्ज अपनी अपनी जगह पे क्या चल जाएगा, वापस जाकर के इस बॉडी को फिर से न्यूट्रल कर देगा। तो ऐसी चार्जिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो हमने इसमें इंडक्शन किया, इंड्यूस किया। इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना, इंड्यूस का मतलब होता है प्रेरित करना। तो इंड्यूस चार्ज कौन सा है हमारा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये दोनों चार्ज क्या हैं, ये इंडक्शन के कारण पैदा हुए हैं। तो इन दोनों चार्जेस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। इनको हम कहते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस। कैसे चार्जेस हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों चार्ज हमारे क्या हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस है। और इसके अलावा जो चार्ज इसको इंड्यूस करने का कारण है, ये वाला जो रॉड हमारे पास थी, तो इस रॉड के चार्ज को हम कहते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। इंड्यूसिंग चार्ज, ठीक है। हिंदी में हम इसको कहते हैं हम इंड्यूस्ड, यानी कि प्रेरित आवेश, हिंदी में हम कहते हैं इसको। और इंड्यूसिंग, ये इंड्यूस करने वाला यानी कि प्रेरक आवेश है। तो प्रेरित आवेश और प्रेरक आवेश ये दोनों हमें यहां पे मिलते हैं। इंड्यूस्ड जो इसके कारण इंड्यूस हुआ है, और इंड्यूसिंग जो इंड्यूस करने वाला है, तो ये इनके नाम भी यहां पे होते हैं। तो इतना आप समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसा होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने क्या समझ लिया कि कोई बॉडी है हमारे पास, उस बॉडी को हमें अगर चार्ज करना है, उस बॉडी में हमें चार्ज पैदा करना है, कैसे करेंगे, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हम कर देते हैं। तो एक टेम्परेरी कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है, ठीक है। अब इसी में आपको एक चीज और मैं बताऊंगा। अगर आपको ये टेम्परेरी चार्जिंग को तो हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का हमें अगर यूज करना है और इस इंडक्शन का यूज करके अगर हमें इस बॉडी को परमानेंटली चार्ज करना है, माना आप चाहते हैं कोई बॉडी, ये तो ठीक है आपने देख लिया कि कुछ समय के लिए आपने चार्ज किसी बॉडी के अंदर पैदा कर दिया, लेकिन आप चाहते हो इस बॉडी को परमानेंटली चार्ज कर दिया जाए, तो क्या कंडीशन होगी, देखिए, तो परमानेंटली चार्ज उसके अंदर लाना है, कैसे लाएंगे। तो उसके लिए एक प्रोसेस हमारे पास है, हम आइए उसको हम देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट था पहले, ऐसे था, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट जो पीछे बनाया हुआ है पहले इस तरीके से था, ये न्यूट्रल है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव इसमें दोनों के हैं बराबर हैं। फिर हम इसके नजदीक क्या लेके आए, एक चार्ज लेके आए। चार्ज लेने से इसमें इधर नेगेटिव और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हम क्या करते हैं, इसके एक साइड से अर्थिंग करा देते हैं। अर्थिंग करा देंगे हम, इस अर्थिंग का साइन ये है इस तरीके से। अब जब यहां से हम अर्थिंग कराते हैं तो अर्थिंग में क्या होता है, हमेशा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या कहां चले जाता है, अर्थ के अंदर चले जाता है। हम घरों की भी अर्थिंग कराते हैं
क्यों कराते हैं कि जो घर का जो चार्ज है वो हमेशा अगर एक्स्ट्रा चार्ज जाए तो चार्ज कहां चले जाए, बॉडी जमीन के अंदर। और जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, वही करंट होती है, आप जानते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, तो अब ये पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ पे अर्थिंग कराई। अब जब तक ये इंड्यूस रहेगा, इस कंडीशन में सारा का सारा नेगेटिव इधर है, सारा पॉजिटिव इधर है। हमने यहाँ क्या कर दिया, हमने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से इसका सारा पॉजिटिव चार्ज कहां के चले गया, ग्राउंड के अंदर। अब इस बॉडी में केवल कौन सा चार्ज रह गया, नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, अब इस कंडीशन में अगर हम इस रॉड को हटाते हैं, इस कंडीशन में जब हम इस रॉड को हटाएंगे तो अब क्या होगा, अब क्या इसके अंदर बॉडी फिर से न्यूट्रल हो जाएगी, नहीं, क्योंकि अब इसका पॉजिटिव चार्ज कहां जा चुका है, ग्राउंड के अंदर जा चुका है। तो इसके बाद की जो कंडीशन होगी, इसके बाद कंडीशन में यहां पे अगर इसकी फिगर को बनाऊं तो ये इस तरीके से, इसमें ये नेगेटिव चार्ज था, अब ये ऐसा रहेगा, क्योंकि ये आपने यहां से अर्थिंग करा दी है, तो यहां पॉजिटिव तो चला गया ग्राउंड के अंदर, ठीक है, और यहां पे ये आपका क्या था, पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसको हटा देंगे, यहां से जिससे आपने इंड्यूस किया था उसको आपने हटा दिया। तो अब ये बॉडी केवल आपकी ऐसे ऐसे रह गई है, ये स्टैंड भी इसका है। अब ये बॉडी जो क्या है, क्या हो जाएगी है, तो इसमें अब क्या रहेगा कि ये नेगेटिव चार्ज इस पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज कर दिया। जो बॉडी पहले क्या थी, न्यूट्रल थी, आपने पहले उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को उसके पोलराइज के अलग अलग किनारों पे ले गए, इंड्यूस किया चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग के थ्रू कहां भेज दिया, ग्राउंड में। उसके बाद उस बॉडी में केवल नेगेटिव चार्ज रहा, और जब आपने इस इंड्यूसिंग जो हमारा चार्ज था, जो इंड्यूस करने वाला चार्ज था, उसको हटा दिया जैसे ही, तो केवल ये बॉडी रही। तो ये बॉडी फिर क्या बन जाती है हमारी, नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें केवल नेगेटिव चार्ज है। अब ये पूरी बॉडी में कैसा चार्ज फैल जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हमारे पास तरीका है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और ये हमने मेथड बताया था चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन से हम कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप समझ चुके होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब देखिए, चार्जेस की प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो कुछ चीजें और देख लेते हैं चार्ज में और क्या क्या आपको जानना जरूरी है। कूलाम लॉ से पहले ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी जरूरी है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तभी बाकी चीजें क्लियर होंगी। तो आइए बढ़ते हैं, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज की बात करते हैं। तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए पहले तो मैंने आपको एक चीज कही थी कि जो चार्ज है किसी भी बॉडी में, ठीक है, वो टोटल चार्ज क्या होगा। अब ये एक बॉडी है सपोज दैट, ठीक है। अब अगर हम मास की बात करते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मास जो इस बॉडी का होता है, तो इस बॉडी का टोटल मास क्या होगा, इसके अलग अलग पार्टिकल का टोटल मास, इसके सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जिनसे मिलकर के ये बॉडी बनी है, उन सबके मास को सम करेंगे तो इस बॉडी का टोटल मास आ जाएगा। तो सेम वही नेचर किसका होता है, चार्ज का। चार्ज का भी एडिटिव नेचर हो जाता है, यानी कि कोई एक बॉडी पे टोटल कितना चार्ज होगा, वो इस बॉडी में जितने चार्ज प्रेजेंट होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम होगा। यानी कि किसी बॉडी के अंदर, सपोज दिस इज द बॉडी, इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं, Q4 ऐसे। तो अगर ये बॉडी के अंदर कुछ जितने भी चार्ज हैं, तो इस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं उसे Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अगर इसमें 4 है तो Q4 तक, और माना n चार्जेस हैं तो अप टू Qn। तो सारे जितने भी चार्जेस इस बॉडी के अंदर होंगे उन सबका एल्जेब्रिक सम क्या कहलाएगा, इस बॉडी का टोटल चार्ज। तो चार्ज का कैसा नेचर होता है, एडिटिव नेचर, यानी कि किसी बॉडी में टोटल कितना चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, टोटल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब बात यह है कि चार्ज किस टर्म में आता है। तो मैंने आपको एक चीज आप स्टार्टिंग में कही थी कि कभी भी हमें अगर चार्ज, सबसे छोटे चार्ज की हम बात करें, चार्ज की जो सबसे छोटी यूनिट है दैट इज ई यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्योंकि सबसे छोटा चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। चार्ज की सबसे छोटी यूनिट अगर आपको शिफ्ट करना है, ट्रांसफर करना है, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तभी तो चार्ज आ रहा है किसी बॉडी में। तो कम से कम आपको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि चार्ज हमेशा किसके मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। तो चार्ज किसके बराबर होगा, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उस बॉडी में कितना चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। अगर 3 हुए हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और अगर n इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जैसे मैंने कहा था ए बॉडी है, ए बॉडी से बी बॉडी में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा। 2 शिफ्ट होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। अब ये क्या होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। तो अगर इस बॉडी की हम बात करें जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसमें कैसा होगा, पॉजिटिव, और जिसमें आ रहा है उसमें क्या होगा, नेगेटिव। तो हम लिख सकते हैं Q इक्वल टू NE। सपोज n इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, और ये क्या होगा, प्लस या माइनस। इस बॉडी में प्लस में होगा और इस बॉडी में माइनस में होगा। जिससे इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसमें आ रहा है उसमें नेगेटिव चार्ज। और जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और तो इस n का क्या होगा, वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा
किसी भी ऑब्जेक्ट में चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा, जहां पे n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझ सकते हैं कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज की फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये भी आपको जानना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है आपका कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो ये किसमें होगा, नेगेटिव में होगा, और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है ना। तो लेकिन इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके टर्म में अगर एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो इतना चार्ज हो जाएगा किसी बॉडी में, इसमें इतना पॉजिटिव आ जाएगा, इसमें इतना नेगेटिव आ जाएंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो इसका 2 गुना 16 टू द 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो 4.8, 4 होंगे तो 6.4। तो इस तरीके से जितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहेंगे हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में उतने का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इलेक्ट्रॉन होते तो इसमें हम कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं, n का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उतना उस बॉडी पे क्या आ जाता है, चार्ज। सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यानी कि अगर आपको पता करना है कि कोई चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मल्टीपल है या नहीं है। माना आपको पूछ दिया जाता है कि सपोज किसी बॉडी में अगर माना 6.4 इंटू 10, आपको बताना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज वही पॉसिबल होगा जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होगा। तो आप इसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अगर हम डिवाइड करेंगे, अगर पूरी तरह से कट जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है इसका भी हमें पता लग जाएगा। अब इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया 4, और हमने यहां देखा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻, ये प्लस हो जाएगा ऊपर जाके 39, यानी ये पूरी तरीके से इसमें भाग चला गया। तो यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन ने मिलकर के इतना चार्ज बनाया। तो आपको अगर किसी चार्ज का पता लगाना है कि ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ये चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है, 4 इंटू 10⁻39 इलेक्ट्रॉन्स का ये चार्ज है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं कि इतना चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स का है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज था। अब आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। जो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है तो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, वो हमेशा कंजर्व रहता है, वो खत्म नहीं होता है, केवल वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, टोटल मोमेंटम। तो वही कंडीशन हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काम आती है, और यहाँ पे हम उसको पढ़ते हैं एज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यहाँ पे हमारा चार्ज जो होता है हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, क्योंकि चार्ज को एक आइसोलेटेड सिस्टम है, जैसे हमने बहुत सारे एग्जांपल अभी पहले लिए हैं। तो उस बॉडी का जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, क्योंकि न तो चार्ज को आप क्रिएट कर सकते हैं और न तो चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे वहां पे था। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट से फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से आप दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। टोटल चार्ज हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। तो ये सारा कुछ आपने देखा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आपने देखा। अब हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। जो हमने अब तक सारी चीजें पढ़ी थी उसको हम थोड़ा एक बार समराइज कर रहे हैं, क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने पढ़ा जो लाइक चार्जेस हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जो एलिमेंट्री चार्ज होता है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके अलावा चार्ज क्या होता है, एडिटिव होता है, हमेशा किसी बॉडी के अंदर का टोटल चार्ज ऐड हो जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में रहेगा। यानी कि हमेशा आप जब चार्ज आएगा किसी बॉडी में तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से आएगा। 1/2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा या 3/2 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। चार्ज हमेशा किस फॉर्म में आएगा, चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में आएगा। और एक चीज हमने और पढ़ी, जो यहाँ पे देखा हमने कहा चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। और एक चीज आपको और है, आपने देखा होगा कि मैकेनिक्स में हमने जो चीजें पढ़ी थी वहां पर मास की बात करते हैं, यहाँ पे हम चार्ज की बात करते हैं। तो मास जो होता है जब मूव करता है, जब मोशन करता है, तो मास के मोशन होने से क्या होता है, एक रिलेटिव मास की कंडीशन आती है। यानी कि जब बहुत तेजी से मास मूव करे तो मास किसमें कन्वर्ट होने लगता है, एनर्जी में। तो मास डिके होता है, मास में चेंज आता है। लेकिन चार्ज की कंडीशन में ऐसा नहीं है। चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी मूव कर रहा हो, कितना भी मोशन कर रहा हो, उसका चार्ज हमेशा क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। यानी कि मोशन से या मूवमेंट करने से किसी भी ऑब्जेक्ट के चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मास पे इफेक्ट पड़ता है लेकिन चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि ऑब्जेक्ट के मोशन करने से
चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये कुछ प्राइमरी चीजें थी जो आपको समझनी जरूरत थी चार्ज के बारे में। अब इससे आगे हमारा जो अगला टॉपिक आएगा कूलम्ब्स लॉ आएगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय को व्यक्त कर सकते हैं। आप कुछ प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी चीज को आप और अच्छे तरीके से क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे जरूर पूछें। अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, क्योंकि जितने ज्यादा मित्रों तक अपने वीडियो को पहुंचाएंगे तभी हम लगातार इस सीरीज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो ये प्लेलिस्ट, इसके एक प्लेलिस्ट हम बना लेंगे, ताकि क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं, अलग अलग क्लासेस की हैं, तो इसका एक पर्सनल जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट को आप शेयर कीजिएगा। प्लेलिस्ट हम बना लेंगे, उस प्लेलिस्ट को पहले भी कुछ वीडियोस हमारे पहले से उसमें है, अब ये एक नए तरीके से प्लेलिस्ट हमारी ऑर्गेनाइज होगी, तो इस प्लेलिस्ट को भी आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और अपनी राय को हम तक पहुंचाइएगा। और ऐसे ही हम लगातार आपके बीच में वीडियो लेके आते रहेंगे। तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।